What's up bros, this is Jay back with another video and भाइयों कल मैं स्पेशली धुरंधर देख के आया हूँ because of all of the bad reviews so called liberals were giving that movie। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों इतनी ज़्यादा हेट मिल रही है इस पर्टिकुलर मूवी को। और भाई क्या मूवी है, गजब मूवी। तो उसके रीजंस क्या हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। मैं समझ गया था देखने के बाद, क्योंकि उसमें 26/11 के बारे में बात की है, बहुत सारे मुद्दों के बारे में बात की है जिसके बारे में शायद ये लिबरल लोग नहीं चाहेंगे बात हो, क्योंकि सेक्युलरिज्म और अमल और शांति की बात वाला जो प्रोपेगेंडा है ना दो देशों के बीच में, वो काफ़ी हद तक हर्ट होता है इन लोगों का इस पर्टिकुलर मूवी की वजह से। लिटरली 26/11 के एक्चुअल ऑपरेटर और टेररिस्ट के बीच के जो रिकॉर्डिंग्स है, कॉल रिकॉर्डिंग्स है, वो मूवी के बीच में लगा रखे हैं और रियल सीन्स यूज कर रखे हैं उस टाइम के और उन अटैक्स के। तो इफ यू हैव नॉट येट वॉच्ड दिस मूवी एंड यू आर इनटू थ्रिलर, स्पाई, एक्शन मूवीज, तो तुम्हें जाके डेफिनेटली देखनी चाहिए, स्पेशली इफ यू हैव वॉच्ड जॉन विक एंड यूर ओके विद अ लिटिल बिट ऑफ ब्लड एंड गोर। इतना ज़्यादा नहीं है जितना ये फैला रहे हैं इस बात को कि बहुत ज़्यादा ब्लड एंड गोर है, फालतू का है। ये बस मुद्दे उठा रहे हैं इस मूवी को किसी तरीके से बंद करवाने के। तो आओ आज इसी पे वीडियो देखेंगे। इट्स बाय द श्याम शर्मा शो। इट्स कॉल्ड व्हाई धुरंधर इज पाकिस्तान पिया's वर्स्ट नाइटमेयर। देखिए, भारत में स्पाई थ्रिलर्स के नाम पे मजाक बना हुआ है। बेसिकली स्पाई क्राफ्ट की जगह एप्स पे फोकस किया जाता है। जल्दी मिलते हैं पठान से। भाई टाइगर श्रॉफ तो जिस मूवी के ट्रेलर में आ जाता है ना, मैं उसको आज तक देखने गया ही नहीं। इसको पायरेट होने दो, इसको किसी पायरेट वेबसाइट पे आने दो, फिर मैं इसको देखूं, क्योंकि भाई पता है मूवी फ्लॉप है, मूवी फ्लॉप है भाई। स्पाईक्राफ्ट दिखाने के बजाय ये दिखाया जाता है कि एक्चुअली आईएसआई कितनी अच्छी है और हमेशा भारत की मदद करना चाहती है। मैं एक सोल्जर हूँ पठान, अपने वतन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। What was that? मैं एक सोल्जर हूँ पठान, अपने वतन के लिए कुछ भारत की मदद करना चाहती है। मैं एक सोल्जर हूँ पठान, अपने वतन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन खतरनाक एक्टिंग भाई। ना भाई है धुरंधर फिल्म, जिसमें वो पुराना पाकिस्तानी प्रेम नहीं दिखाया जा रहा। पाकिस्तान में बड़ा उदास सा माहौल था। यहाँ तो असली पाकिस्तान दिखाया जा रहा है। ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts। ब्रो, मैंने ऐसे रोल में, एक मूवी है डी डे, जाके देखो अगर तुमने नहीं देखी, उसमें भी अर्जुन रामपाल है। एंड भाई उस मूवी के बाद मैंने अब देखा है भाई इस बंदे को, एंड वॉचिंग हिम एंड अक्षय खन्ना ऑन स्क्रीन वॉज गिविंग मी गूज बम्प्स भाई। क्या खतरनाक एक्टर्स हैं ये दोनों। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। और मेरे साथ दगाबाजी की ना, तुम मारने से पहले तुझे रणवा बना दूं। देखिए, धुरंधर के जो डायरेक्टर है आदित्य धार, उनकी जो प्रीवियस फिल्म थी उसका नाम था उरी। वो ऑब्वियसली मुझे बहुत पसंद थी, वो वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज ऑफ 2019। इसलिए धुरंधर 2025 की मेरी सबसे एंटिसिपेटेड बॉलीवुड फिल्म थी। और ये फिल्म कैसी है? क्या इसने मेरे एक्सपेक्टेशंस को मीट किया या एक्सीड किया? जाओ जाके टिकट खरीदो जल्दी। एग्जैक्टली ब्रो, जिसने भी देखी है एग्जैक्टली यही रिएक्शन निकल के आया कि भाई दूसरों को रिकमेंड करना आते। देयर हैज बिन अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव वॉच्ड अ मूवी जिसको देख के मुझे ऐसे लगा कि भाई मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ गए बॉडी में। आई स्वेयर मैन। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो धुरंधर एक हाई ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर है जो आदित्य धार का, जो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के डायरेक्टर थे, उनकी कमबैक फिल्म है और एक ग्रिटी इंटेंस स्पाई थ्रिलर है। जैसा कि मैंने कहा, मैं इस साल बॉलीवुड की और किसी भी फिल्म के लिए इतना हाइप नहीं था जितना हाइप मैं इस फिल्म के लिए था, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड ने एक था टाइगर, वॉर जैसी स्पाई मूवीज जरूर बनाई हैं, लेकिन ऑनेस्टली मैं इन फिल्मों को सिर्फ एक लफ्ज में डिस्क्राइब कर सकता हूं और वो है स्लॉप। पिछले एक डेकेड एंड हाफ में जो ट्रूली ग्रेट एक स्पाई फिल्म मुझे याद है वो है 2014 की बेबी। और ये जो धुरंधर फिल्म है, इस फिल्म के बनने की बैक स्टोरी भी देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। उरी के बाद आदित्य धार फुल फॉर्म में थे, ही वाज ऑन अ रोल
उनको बहुत सक्सेस मिली थी, बहुत प्रेज मिला था उरी के बाद, और उनको चांस मिला अपने सपनों का एक प्रोजेक्ट बनाने का जिसका नाम था अश्वत्थामा, जो इंडियन सिविलाइजेशनल थीम्स पर एक फैंटेसी एपिक था जो वो सालों से बनाना चाहते थे। लेकिन सालों तक ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंटल हेल में फंसा रहा और उसके बाद अल्टीमेटली ये फॉल अपार्ट कर गया और आदित्य धर बहुत डिसअपॉइंटेड हुए क्योंकि उनकी सालों की मेहनत पानी में चली गई। तो नेचुरली इस बात से आदित्य गुस्से में थे और वो एक नेक्स्ट फिल्म में एक स्टेटमेंट देना चाहते थे, और धुरंधर फिल्म में वो स्टेटमेंट भी दिखता है और आदित्य का आपको गुस्सा भी दिखता है। तो आदित्य का लॉस अल्टीमेटली थैंकफुली इंडिया का गेन बन गया और पाकिस्तान का लॉस बन गया। अब से तो भैया जब भी आदित्य धर की एक फिल्म अनाउंस होती है पाकिस्तान में एक दिन का मातम का माहौल तो होगा ही होगा। तो धुरंधर फिल्म की जो सेटिंग है ये 90s टू अर्ली 2000s के टर्बुलेंट बैकग्राउंड में सेट है, जिस समय पर IC-814 की हाईजैकिंग हुई थी 1999 में, पार्लियामेंट में अटैक हुआ था 2001 में। इन अटैक्स के बाद कहानी एक कोवर्ट हाई स्टेक्स मिशन पर बेस्ड है जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्राफ्ट करती है। मिशन है कि IB के चीफ अजय सान्याल जो बेसिकली अजीत डोवल को प्ले कर रहे हैं, आप उनका मेकअप भी देख लीजिए फिल्म में। तो इनका प्लान है पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क्स को तोड़ा जाए और उसके लिए कराची की रूथलेस अंडरवर्ल्ड माफिया को इन्फिल्ट्रेट करने का प्लान बनाया जाता है। You know what's amazing about this movie? कि इतनी खतरनाक कास्ट होने के बाद भी जब तुम देखने जाओगे इस मूवी को, you will realize कि डीप डाउन तुम सारा टाइम इस चीज का वेट करते रहते हो कि अक्षय खन्ना जो कि रहमान डकैत का कैरेक्टर कर रहे हैं वो कब स्क्रीन पे आएंगे। मैन ही डोमिनेटेड द स्क्रीन, आई स्वेयर मैन। मैं कम से कम सारा टाइम यही वेट कर रहा था कि भाई रहमान डकैत का कैरेक्टर कब आएगा। आई वॉज सो इन्वेस्टेड इन दैट कैरेक्टर, जबकि वो एक विलन है। पीपल वर सपोज टू हेट दैट विलन बट ही प्लेड इट सो वेल कि अभी सारे में एडिट्स फैले हुए हैं अक्षय खन्ना के, क्योंकि ये माफिया भी इस टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस मिशन के लिए आर माधवन एक यंग वॉलेटाइल बंदे को जो रणवीर सिंह है उनको रिक्रूट करते हैं, जो इनिशियली एक रिवेंज क्राइम में कस्टडी में था। उसमें उस गुस्से का और उस ब्रुटैलिटी का और उस डिटर्मिनेशन का पोटेंशियल देखकर उसे ट्रेन करके एक कोवर्ट ऑपरेटिव बनाया जाता है और रणवीर सिंह कराची के लियारी एरिया में ड्रेडेड गैंगस्टर रहमान डकैत, जिसका रोल अक्षय खन्ना प्ले करते हैं, उनके गैंग में इन्फिल्ट्रेट करता है। तो कहानी है कि वो कैसे गैंग में राइज करता है, डबल लाइफ का उसके ऊपर क्या साइकोलॉजिकल टोल होता है, और एस्पिनाज की जो ब्रूटैलिटी है और लियारी गैंग की जो गैंग वॉर की ब्रूटैलिटी है उसको ये कैसे सर्वाइव करता है और नेविगेट करता है। तो ये फिल्म फिक्शन है लेकिन असली रॉ ऑपरेशंस पर ये बेस्ड है और उस दौर की जियोपॉलिटिक्स से भी इंस्पायर्ड है। कराची में रणवीर सिंह SP चौधरी आलम, जिसका रोल संजय दत्त प्ले करते हैं, उसकी मदद से रहमान को खत्म करने का प्लानिंग करता है। साथ ही साथ मेजर इकबाल, जिसका रोल अर्जुन रामपाल प्ले करते हैं, वो एक ISI एजेंट है, उससे भी रणवीर सिंह का सामना होता है और ये बंदा 2611 का प्लानर होता है। ब्रो अर्जुन रामपाल लुक्स इंटेंस, आई स्वेयर मैन। ये बंदा जो स्क्रीन पे होता है ना, यू फील लाइक पता नहीं नेक्स्ट सेकंड ये क्या कर देगा। ही फील्स अनप्रेडिक्टेबल, ही सो गुड एट प्लेइंग विलन। और मैं ये चीज नोटिस कर रहा हूँ सिंस द टाइम ऑफ रावण, क्या क्रेजी विलन प्ले करता है भाई ये बंदा। फिल्म में 2611 की असली फुटेज भी यूज हुई है और दिखाया गया है कि कैसे इंडियन लाइव न्यूज ने अनजाने में आतंकियों को और उसके हैंडलर्स को रियल टाइम में हेल्प किया था, ये बात भी एक्सपोज की गई है। और एक बात आपको पता होनी चाहिए, भले ही इस फिल्म का नाम धुरंधर है लेकिन ये एक्चुअली 2 पार्ट की फिल्म है। तो ये जो फिल्म रिलीज हुई है ये धुरंधर पार्ट 1 है। इसके बाद मार्च में धुरंधर पार्ट 2 रिलीज होने वाली है। तो इस फिल्म में आप जा रहे हैं तो ये सोचते हुए जाइएगा कि जो कहानी आदित्य धर सुनाना चाहते हैं ये उसका पहला हिस्सा है, लेकिन इस फिल्म में भी आपको पूरा पैसा वसूल मिलेगा बिकॉज इस फिल्म का रन टाइम अप्रोक्सीमेटली 3.5 घंटे है। ब्रो आई स्वेयर जब मूवी खत्म हुई है ना तो सबसे पहले फीलिंग मुझे ऐसी आई, यार ये खत्म क्यों हो गई, आई वॉन्ट टू सी आगे क्या होगा। लाइक इट्स डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स, चैप्टर 1 ये हो रहा है, चैप्टर 2 वो हो रहा है। तुम्हें मतलब स्टोरी में ना कहीं पे भी ब्रेक फील नहीं होगा। द पॉजेस आर सो परफेक्ट कि तुम बंधे रहोगे कि अच्छा अब क्या, लाइक क्रेजी डायरेक्शन भाई, आई स्वेयर। इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इंडियन मूवीज मेड एवर। लेकिन इस फिल्म के बारे में कमाल की बात यह है कि इतनी लंबी फिल्म में भी नॉर्मली कुछ पोर्शंस निकलवा कर ज्यादा टाइट किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सरप्राइजिंगली ऐसा फील नहीं होता। ऐसी लंबी फिल्म में जनरली क्या होता है, ऑडियंसेस को, क्रिटिक्स को ऐसा लगता है कि कुछ पोर्शंस हैं जो थोड़े लंबे खिंच गए, उनको अगर हम निकाल देते तो स्क्रिप्ट को और टाइट बनाया जा सकता था, स्टोरी को और टाइट बनाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर सरप्राइजिंगली ऐसा फील नहीं होता। आदित्य धार ने एक बहुत डिफिकल्ट काम करके दिखा दिया है कि 3.5 घंटे तक आपको उसने एंगेज करके रखा
रखा हुआ है। और एक और चीज जो मुझे इस फिल्म के बारे में बहुत अच्छी लगी, जो आदित्य धर ने बिल्कुल क्लियर दिखाया था, और वो है 2000s में यूपीए सरकार की कमजोरी। किस तरह से यूपीए सरकार ने पाकिस्तान की एग्रेशन पर एक कमजोर रिस्पांस दिया था और किस तरह से उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी सिनेरियोस को पोरली हैंडल किया था, जिसकी वजह से 2000s में और अर्ली 2010s में इतने सारे आतंकी अटैक्स हुए थे भारत में। तो आदित्य धर इस इनफैक्ट मूवी में एक जगह मुझे याद आता है यूपी का भी इशू उठाया गया है कि किस तरीके से यूपी के क्रिमिनल्स को अरेस्ट करना मुश्किल हो रहा है, जो कि पाकिस्तान की तरफ कनेक्टेड है, क्योंकि ये लोग अपनी पॉलिटिकल पावर और कनेक्शन यूज करके छूट जाते हैं। तो इनको अरेस्ट करना और जस्टिस तक लाना ही इम्पॉसिबल हो गया है। तो यस, डेफिनेटली बहुत सारे लोग जब इतने इश्यूज एक मूवी उठा रही, एंड आई एम प्रिटी श्योर नेक्स्ट पार्ट में डीमोनेटाइजेशन की बात होने वाली है कहीं ना कहीं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि एक जो लॉन्ग टर्म प्लान था इस कोवर्ट मिशन का, वो ये दिखाया गया है कि दे वर प्लानिंग टू वीकन पाकिस्तान बाय क्रिपलिंग देम फाइनेंशियली। तो पूरी प्लानिंग यही चल रही थी कि किस तरीके से हर तरीके से पाकिस्तान का पैसा खत्म किया जाए। फिल्म में इंटेलिजेंस कम्युनिटी की तो आई थिंक मेक सेंस कि क्यों इतने सारे लेफ्ट साइड के लोग भड़के हुए हैं इस मूवी से। फ्रस्ट्रेशन को भी हाईलाइट करते हैं यूपीए के वीक रिस्पांस के साथ। इस फिल्म में क्लियरली ऐसे डायलॉग भी बोले जाते हैं कि इंडियंस का सबसे बड़ा दुश्मन खुद इंडियंस है, पाकिस्तान नंबर 2 पर आता है। और इस फिल्म में विलेंस भी ये लाइन बोलते हैं जो डेकेड से इंडिया। आई स्टिल रिमेंबर अराउंड पहलगाम अटैक्स का जब रिटेलिएशन हुआ था, कितने सारे लेफ्टिस्ट्स ये पाकिस्तान के लिए रो रहे थे, पाकिस्तान के साथ सिंपथाइज कर रहे थे, अपनी ही सरकार को अपने लिए खड़े होने के लिए गाली बक रहे थे। दुश्मन तो देश में बैठा है भाई। के बारे में एक स्टीरियोटाइप बना हुआ था कि हिंदूज कमजोर कौम है। असलियत ये है कि रियलिटी में इंडियंस हमेशा से केपेबल रहे हैं। और अगर तुम ये सोचो ना कि ऐसा नहीं बोला जा रहा और सरकार बस प्रोपेगेंडा फैला रही, और ये तुम जाके एंड्रू टेट की बात सुन लेना। बहुत फॉरेनर्स इस तरीके से हिंदू लोगों को स्पेसिफिकली डिसरिस्पेक्ट कर चुके हैं कि भाई हिंदुओं के बस की कुछ नहीं है, सबसे वीक स्पाइनलेस कम्युनिटी है हिंदूज की। लेजिट ऐसा सोचा जाता है हमारे बारे में, क्योंकि आज तक हमारा देश जवाब ही नहीं देता था। अब जब दे रहा है और रिकॉग्नाइज हो रहा है दुनिया में, तो सडनली लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है इस बात से। आई वंडर व्हाई। लीडर्स और देश के दुश्मनों को जवाब देने के लिए और भारत की रक्षा करने के लिए। प्रॉब्लम यह है कि भारत के लोगों की रेपुटेशन खराब हुई है या तो गद्दारों की वजह से या अपीसमेंट ऑब्सेस्ड कमजोर सरकार की वजह से, जिसने 2000s के दशक में भारत की ये इमेज बना दी। और पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, ये 2000s के दशक में जेन्युइनली ये मानते थे कि हिंदू कमजोर कौम है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन आजकल ये ऐसा नहीं मानते। मुझे एक और बात इस फिल्म के बारे में अच्छी लगी कि कितनी अच्छी तरीके से कराची को और लियारी जो एरिया है कराची का, उसको कितनी अच्छी तरह से रिक्रिएट किया गया है। सीरियसली बिग शाउट आउट टू द सेट डिजाइनर्स, क्योंकि उन्होंने रियल लोकेशंस यूज किए हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि थाईलैंड में जाके इन्होंने कराची को रिक्रिएट किया है। देखना कहीं 3.5 घंटे में बैकग्राउंड में राहुल गांधी तो नहीं दिखता आपको। तो ये जो सेट्स हैं बिल्कुल रियल लगते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक लगते हैं। जो जगह है वो बिल्कुल लिव्ड इन वाली फील देती है, एकदम ब्रो यस, लाइक ये स्पेशली मेरे दिमाग में चल रहा था कि द वर्ल्ड फील्स लाइक इट्स लिव्ड इन, लाइक इट्स रियल। जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई है, सर्टेन शॉट्स में रहमान डकैत के पोस्टर्स लगे हुए हैं, इलेक्शन के पोस्टर लगे हुए, मतलब इट फील्स लाइक कि दीज पीपल बिलोंग टू दिस वर्ल्ड एंड इट्स नॉट अ वर्ल्ड दैट्स बीन आर्टिफिशियली क्रिएटेड। वो इतना रियल फील होता है। अ लॉट ऑफ यू बॉयज जो गेम्स वगैरह खेलते हैं, वो इस चीज से रिलेट कर पाएंगे कि जब भी हम ओपन वर्ल्ड गेम्स खेलते हैं, जैसे साइबरपंक हो गया, GTA हो गया, या कोई भी रेड डेड रिडेम्पशन टाइप गेम हो गया, तो टू मेक द वर्ल्ड फील रियल, डेवलपर्स कई बार इतनी फालतू की डिटेल्स भरते हैं वर्ल्ड में जिसकी तरफ कभी भी तुम्हारी नजर नहीं जाएगी, बट तुम्हारे सबकॉन्शियस में तुम्हें लगेगा कि ये वर्ल्ड रियल है। कॉर्नर्स में कचरा, कहीं पे हॉस्पिटल में यूज सिरिंजेस, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो तुम कभी भी नहीं देखोगे वो गेम्स में डालते हैं। एंड इट्स द सेम वे हियर। यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी चीजें बैकग्राउंड में डाली गई हैं जिससे तुम्हें ऐसा फील होगी, हाँ भाई ये सब जो है ये एक्चुअली हो रहा है। एंड आई लव दैट अबाउट दिस मूवी। कराची लगती है और एक्शन सीन्स भी ऐसे नहीं लगते कि बस ग्रीन स्क्रीन के सामने 2 लोगों को रस्सियों से लटका के रखा हुआ है, जैसा कि वॉर 2 में हमें देखने को मिला था। एक्शन ग्रिटी है, रियलिस्टिक है और ब्रूटल है। यार मैं आई यूज्ड टू, जैसा रियल लाइफ में होता है कि भाई लड़ाई करते टाइम आदमी अपने एनवायरमेंट में जो भी वेपन उसके हाथ में आता है ना, उसको यूज करता है। कोई कील पत्थर हाथ में आ गया, दूसरे के सर में मारना शुरू।
ये जो रियल लाइफ लड़ाइयां होती हैं ना वो इसमें दिखाई गई हैं। ऐसा नहीं है मुक्का मार दिया 4 लोग उड़ गए, ऐसा कहीं पे भी एक्शन नहीं दिखाया, बहुत रियलिस्टिक दिखा रखा है। और इसीलिए मेरे ख्याल से इसको देखना इतना फन था, क्योंकि रियल कॉन्सिक्वेंसेस एस्टैब्लिश हो रहे थे। जितने भी कैरेक्टर्स थे वो मॉर्टल फील हो रहे थे कि भाई यस ही कैन डाई एनी मोमेंट, ही इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। इसके एक मुक्के में 10 लोग नहीं उड़ जाते। इस वजह से यू वर काइंड ऑफ केयरिंग फॉर दैट कैरेक्टर कि भाई अब क्या होगा। एंड दैट्स व्हाट मेक्स अ मूवी वर्ल्ड फील रियल। प्रे फॉर डेज लाइक दिस कि ऐसी इंडियन स्पाई फिल्म बने जिसमें स्टेक्स असली हो, एक्शन रियलिस्टिक हो। मैं हमेशा सोचता था कि इंडिया का कैसीनो रॉयल या इंडिया की बोर्न ट्रिलॉजी हमें कब देखने को मिलेगी, ये रही। और ये तो भैया एक्शन को रियलिस्टिकली ब्रूटली दिखाने में उन फिल्मों से भी एक स्टेप आगे जाता है। इस फिल्म का एक्शन देख के ना मुझे वो किल फिल्म जो पिछले साल आई थी निकलकर, उसकी याद आती है। वो फिल्म भी मैंने बहुत एंजॉय की थी, उसका एक्शन भी बहुत रियलिस्टिक था, बहुत ब्रूटल था। एंड यू शुड चेक दैट फिल्म आउट एज वेल। फिल्म में लियारी गैंग वॉर्स की ब्रूटैलिटी को दिखाया जाता है और आईएसआई किस तरह से अट्रॉसिटीज करती है लोगों के ऊपर, उसको भी क्लियरली दिखाया जाता है। इन टॉपिक्स पर पुसी फुट नहीं किया गया है। अगर असली कहानी आपको इन चीजों की दिखानी है तो आपको सच दिखाना पड़ेगा, उसको रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करना पड़ेगा। और यहाँ पर सच बिल्कुल रियलिस्टिकली और ब्रूटली पोर्ट्रे किया गया है और आदित्य धर ने ये बहुत सक्सेसफुली अचीव किया है। वो ना गैंग्स की ब्रूटैलिटी से पीछे हटते हैं, ना पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की डार्क साइड दिखाने से पीछे हटता है। एक्शन सीन्स ब्रूटल है लेकिन बहुत स्किलफुली कोरियोग्राफ किए गए हैं। हर कैरेक्टर की ब्रूटैलिटी का अपना अंदाज है जो बहुत स्मार्ट तरीके से शोकेस किया गया है। जैसे अक्षय खन्ना, उसकी ब्रूटैलिटी का एक स्पेसिफिक स्टाइल है जो कि सैडिस्टिक है, लेकिन अक्षय खन्ना उसको एंजॉय करता है और अपनी पावर दिखाने के लिए वो ऐसा कर रहा है। अर्जुन रामपाल की ब्रूटैलिटी का अलग तरीका है, उसका भी स्टाइल अलग है। रणवीर सिंह की ब्रूटैलिटी रॉ है, गुस्से से भरी हुई है। इन तीनों नाउ व्हेन ही इज सेइंग दिस, मुझे एक एक सीन इस टाइम पे क्लिक हो रहा है दिमाग में। लाइक रहमान डकैत की दी हुई मौत बहुत ही कसाई नुमा होती है, क्योंकि ये हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट उठाता है और बहुत ही ब्रूटली मारता है उसको, सर में देके या कहीं देके, तो he splatters blood everywhere. He fights like an animal. Whereas Ranveer Singh fights like a professional fighter क्योंकि obviously वो trained बंदा है. And Arjun Kapoor is a sadistic guy who enjoys torturing people to get information out. तो मुझे अभी एक एक सीन याद आ रहा है। तो तुम देखो कैसे certain characteristics उन्होंने certain characters के साथ जोड़ दिए इस तरीके से। ये होता है दिमाग डायरेक्टर और राइटर्स का। के स्टाइल से कैरेक्टर्स की पर्सनालिटीज क्लियरली निकल के आती है। तो पर्सनालिटीज की अगर बात कर रहे हैं, कैरेक्टर्स के पोर्ट्रेयल की अगर बात कर रहे हैं, तो कास्टिंग की भी बात हमें करनी पड़ेगी। लाइक तुम्हें नहीं लगता ये चीज कितनी अमेजिंग है कि एक ही मूवी में मल्टीपल विलन्स हैं, पर हर विलन की एक यूनिक पर्सनालिटी है, एक यूनिक ट्रेट है जो देखने वाले के दिमाग में रह जाता है। नाउ दैट इज क्रेजी। रणवीर सिंह ने ऑब्वियसली बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, ये बंदा ऑफ स्क्रीन कभी कभी बहुत गुफी लगता है। अभी हाल में उसने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी जिसकी वजह से कहीं फिल्म पे प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन एक्टर अच्छा है। Bro, he's a dumbass in real life, man. I swear. ये बंदा अपना मुंह ना ही खोले ना तो अच्छा है। इसने कांतारा मूवी को अपनी तरफ से अप्रिशिएट करते हुए लाइट हार्टेडली देवास को गोस्ट्स बुला दिया, गॉडेसेस को देवास को गोस्ट बुला के आ गया ये स्टेज पे, वो भी मल्टीपल टाइम्स, जब एक्टर खुद इसको मना कर रहे थे कि भाई मत कर, भाई एक्टिंग मत कर। ये बंदा पागल है भाई, मुझे लगता है ये नशे में रहता है सारा टाइम। मुझे पहली बार ये तब फील हुआ जब उसने पेशवा बाजीराव का रोल प्ले किया था, एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड, क्योंकि उस फिल्म में एक अनडिफीटेड जनरल की फिजिकलिटी, कॉन्फिडेंस और इंटेंसिटी लानी थी, और उसने वो इंटेंसिटी दिखाई थी। और यहाँ पर भी वही फिजिकलिटी और इंटेंसिटी एक गुस्से वाले स्पाई में दिखानी थी। और यस, द फिजिकलिटी पार्ट ऑफ इट, मेरे दिमाग में यही चल रहा था। सी द प्रॉब्लम विद रणवीर सिंह एक्टिंग इज उसकी आवाज बहुत हल्की है। आई थिंक ही शुड गो फॉर वॉइस थेरेपी और समथिंग, क्योंकि बहुत हद तक आवाज की टोन को, डेप्थ को बढ़ाया जा सकता है। तो एवरी टाइम ही वाज स्पीकिंग कैरेक्टर थोड़ा सा हल्का फील हो रहा था, बट भाई जो बॉडी लैंग्वेज से बंदे ने एक्टिंग किया, क्योंकि डायलॉग ज्यादा नहीं थे फर्स्ट पार्ट में रणवीर सिंह के, बट भाई बॉडी लैंग्वेज से, आई स्पेसिफिकली रिमेंबर अ सीन फ्रॉम द मूवी जहां पे इसके साथ जो इसकी गर्लफ्रेंड रह रही थी वो इससे गुस्सा थी और उसने पता नहीं शायद इस पे चिल्लाई और उसने थप्पड़ मारा, एंड ही डिड नथिंग बट वॉक्ड अप टू हर, उसको बस ये बताने के लिए कि भाई मेरे साथ लाइफ ऐसे होने वाली है, तो इफ यू आर अप फॉर इट तो रह, और अगर नहीं तो दरवाजा खुला है, निकल जा। दैट सीन वॉज सो इंटेंस जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बॉडी लैंग्वेज कि भाई आई वॉज ब्लोन अवे कि हाँ भाई बंदे में
एक्चुअल बहुत अलग लेवल पोटेंशियल है। उसने दिखाई है, क्योंकि ही हैड टू पोर्ट्रे अ गाय जो एक ग्रेनेड का रोल प्ले कर रहा है जिसको इंडिया ने पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ फेंका है। अक्षय खन्ना की भी बात करें यार, तो पिछले 10 साल का सबसे सरप्राइजिंग एक्टर्स में से एक रहा है ये बंदा। रैंडमली किसी फिल्म में आता है, 10 मिनट के लिए काम करता है, पूरा का पूरा शो स्टॉप कर देता है, शो स्टील कर देता है और निकल लेता है। यहाँ भी उसने वही किया है। फिल्म का एब्सोल्यूट हाईलाइट है अक्षय खन्ना। वंस अगेन संजय दत्त को भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मिला है और वो पूरी तरह से इस कैरेक्टर में कमिट करते हैं। और अर्जुन रामपाल, पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा नफरत इसके कैरेक्टर से हुई, इन अ गुड वे। इट जस्ट शोज कि अर्जुन रामपाल ने कितनी अच्छी तरीके से इस कैरेक्टर को निभाया है। Exactly. When he plays a mean villain, he makes sure कि तुम्हें नफरत हो जाए उससे दिमाग में कि भाई ये तो साला ये मरना चाहिए, ऐसी फीलिंग आती है भाई। He's so good at it. So good. Exactly जो मेकर्स चाहते थे वो अर्जुन रामपाल ने अचीव किया है। इनफैक्ट फिल्म में रामपाल पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को डिस्क्राइब भी करता है, ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। Bleed India with 1000 cuts. और मुझे इस कैरेक्टर से नफरत इसलिए हुई क्योंकि रामपाल एक कैरेक्टर को प्ले करता है जिस कैरेक्टर में नॉन बिलीवर के लिए, काफिर के लिए इतनी नफरत है कि बिल्कुल शांति से, पूरे कन्विक्शन के साथ वो खौफनाक से खौफनाक काम इन काफिरों के खिलाफ करने को तैयार है। और डैम, राइट बिफोर मूवी में कोई भी ओरिजिनल जो रिकॉर्डिंग्स थे ऑपरेटर के और टेररिस्ट के बीच में वो चलाने से पहले अर्जुन रामपाल को वो सेम सीन इनैक्ट करते हुए दिखाया, रिक्रिएट किया अर्जुन रामपाल के साथ वो। और उसमें स्पेसिफिकली एक डायलॉग था जिससे गूज़बम्स आ गए भाई। मतलब वो एक नफरत का लेवल होता है ना, वो अलग बढ़ जाता है कि फॉरेनर दिखे, कोई भी औरत दिखे, कोई भी बच्चा दिखे, मार दे, सब काफिर हैं बहन। भाई डायलॉग डिलीवरी, आई स्वेयर भाई, कितना कामली उसने कितनी घटिया बात कही है ना मूवी में। आई स्वेयर भाई, क्या सीन था वो। बहुत अच्छी तरीके से ये दिखाता है कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी इंडिया और इंडिया के आम लोगों के लिए कितना बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है आज भी। और हम आगे नहीं बढ़ सकते विदाउट टॉकिंग अबाउट द म्यूजिक। म्यूजिक भी जबरदस्त है। शाश्वत सचदेव जो है यार, लिटरल हिट मशीन है। उसने उरी में भी गाने डाले थे और उरी के गाने आज भी मैं रेगुलरली सुनता हूँ, बहुत बढ़िया गाने थे। और इस फिल्म के भी जो ट्रैक्स हैं, स्पेशली जो टाइटल ट्रैक है कारवां, शरारत और कुछ ऐसे गाने हैं जो मेकर्स ने अभी तक रिलीज नहीं किए हैं, जो होपफुली जल्दी रिलीज होने वाले हैं। ये सॉन्ग्स अगले कई सालों तक मेरी प्लेलिस्ट में लूप पर रहने वाले हैं। उसके साथ साथ शाश्वत ने 80s और 90s के क्लासिक हिंदी सॉन्ग्स का यूज भी पूरी फिल्म में बहुत स्मार्टली किया है। और इन सॉन्ग्स को बहुत की मोमेंट्स में यूज किया गया है जिससे मूवी का एक्साइटमेंट भी काफी बढ़ जाता है। और इसी वजह से पता नहीं चलता कि भैया 3.5 घंटे कहाँ निकल गए। तो शाश्वत और आदित्य धर की जोड़ी जो है हमेशा धमाकेदार ट्रैक्स देती है और मुझे उम्मीद है कि ये पेयरिंग ऐसे ही बहुत सारी मूवीज में भी फ्यूचर में कंटिन्यू रहे। और धुरंधर अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। धुरंधर की ओपनिंग रणवीर की अभी तक की सबसे बड़ी ओपनिंग रही है। पहले दिन में ऑलमोस्ट 30 करोड़ की ओपनिंग रही है, सिम्बा और पद्मावत से भी ज्यादा। एडवांस बुकिंग भी इसकी अच्छी हुई थी, अप्रोक्सीमेटली 14 करोड़ फर्स्ट शो के पहले ही बुक हो गए थे। और इस मूवी का बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ भी आ रहा है। एक और रीजन की क्यों मुझे ये फिल्म इतनी पसंद आ रही है कि भाई हम जब भी इंडिया के नेशनल हीरोज को, हमारे स्पाइस को जो इतने खतरे में जाके इंडियंस को डिफेंड करने का काम करते हैं, हम जब उनको सेलिब्रेट करते हैं तो पता नहीं क्यों कुछ लोगों का मेल्टडाउन शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश के सबसे अनबायस्ड इन्फ्लुएंसर जो पैसे लेकर नेटफ्लिक्स के लिए गैंग्स ऑफ वैसेपुर जैसी वायलेंट फिल्मों को, और जिसको नहीं पता इसके बारे में, टेक अ गेस, ये आदमी कौन हो सकता है जिसने गैंग्स ऑफ वसेपुर, सेक्रेड गेम्स वगैरह को प्रमोट कर रखा है और आज वो कह रहा है कि ये मूवी बहुत वायलेंट है भाई, ये बच्चों को वायलेंट कर देगी, इस मूवी को बैन करना चाहिए। कौन हो सकता है ऐसा दोगला? क्या लगता है तुम्हें? गुंडा राज को ग्लोरीफाई करने वाली फिल्मों को प्रमोट कर रहे थे। दोस्तों, गैंग्स ऑफ वासेपुर एक मॉडर्न कल्ट क्लासिक मानी जाती है। नो अदर देन ध्रुव राठी भाई साहब हिमसेल्फ। अब ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि मैं उस टाइम पे ना समझ था, मैं यंग था, मुझे पता नहीं था क्या करना है। ब्रो कम ऑन भाई, डोंट ट्राई टू फूल अस। हमें बेवकूफ मत समझिए आप इतने भी बच्चे कभी नहीं होते कि आपको ना पता हो कि आपने एक टाइम में क्या सपोर्ट कर रखा है और अब आप क्या बोल रहे हो। कभी भी किसी भी तरह के वायलेंस से जो कि मूवीज में दिखाया जाता है या वीडियो गेम्स में दिखाया जाता है, कभी भी कोई वायलेंट नहीं हुआ। ये लोग का ये वाला लॉजिक जो है कि भाई वायलेंट मूवीज से वायलेंस फैलता है सोसाइटी में, वो जॉन विक टाइप मूवीज के टाइम पे कहाँ चला जाता है। बहुत लोगों ने देखी है, बहुत लोगों ने एंजॉय की है,
यही ऑडियंस ने कहीं ना कहीं गेम ऑफ थ्रोन्स भी देखी होगी, सेक्रेड गेम्स, मिर्जापुर, ये सब भी उन्होंने देखा होगा। ये सडनली इसी मूवी के लिए क्यों आपके अंदर से एक इमोशन उमड़ के आया कि यार टू मच वायलेंस यार, ये गलत है, कम ऑन डूड। इस 2 पार्ट स्टोरी ने इंडिया की बॉक्स ऑफिस में तकरीबन 61 करोड़ का बिजनेस किया था। उनको धुरंधर फिल्म के रिलीज के टाइम Aditya Dhar has truly crossed a limit of cheapness in Bollywood. The extreme violence, gore, and torture shown in his latest film trailer is the equivalent of watching ISIS beheadings and calling it entertainment. Acha. His lust for money is so unhinged that he is willingly poisoning the minds of young generation. देखो बात भी कौन कर रहा है young लोगों को manipulate करने की, desensitizing them to gore and glorifying unimaginable torture. लगता है ध्रुव राठी भाई आपने जिंदगी में कभी वीडियो गेम्स नहीं खेली, नहीं तो आपको पता होता कि डूम जैसी वीडियो गेम्स हैं जो ये बच्चे बहुत शौक से खेलते हैं, जो कैरी मिनाटी के कमेंटरी वीडियोस के पीछे एक जमाने में चला करती थी, और वो आज की नहीं सालों पुरानी गेम है। लगता है आपने इन बच्चों को कभी GTA वाइस सिटी खेलते नहीं देखा, जिसमें ये लोडेड सब मशीन गन्स लेके क्लब्स में घुसते हैं और रैंडम NPCs पे वीडियो गेम में फायर करना शुरू कर देते हैं जस्ट फॉर फन। लगता है आपने कभी वीडियो गेम स्ट्रीम्स नहीं देखी लोगों की, रेड डेड रिडेम्पशन की, जहां पे वो एक पर्टिकुलर विलेज में या सिटी में घुस के मास करना शुरू कर देते हैं। लगता है आपने बहुत कुछ इस दुनिया में देखा नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि ये चीजों से दिमाग अफेक्ट हो रहे हैं बच्चों के। टाइम पर समाज की बड़ी चिंता हो रही है। उसके बाद आज वो आदित्य धर को पैसे लेके मॉरल्स का लेसन दे रहे हैं। आपको याद है वो बूमर्स हुआ करते थे जो 90s में बोलते थे कि वीडियो गेम और मूवीज से Yes! में वायलेंस बढ़ती है, जबकि इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं। यस, पता है इसी वजह से रॉकस्टार गेम्स को हर साल ग्रैंड थेफ्ट ऑटो के सीक्वल को निकालने से पहले पूरा फ्लोर लॉयर्स से भरना पड़ता है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग निकल के आते हैं जो कहते हैं भाई ये कैरेक्टर की शक्ल तो मुझसे मिलती है, ये तो मैं हूं, तुम इसके अगेंस्ट वायलेंस दिखा रहे हो। कोई पेरेंट आगे कहता है इसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो वायलेंट हो रहे हैं आज, और लिटरली आज तक ये बात प्रूव नहीं हुई, जस्ट लाइक ही सेड, आज तक ये बात प्रूव नहीं हुई कि गेम की वजह से बच्चे वायलेंट हो रहे हैं, बट पुअर पेरेंटिंग स्किल्स की वजह से, बच्चों की बात ना सुनने की वजह से, उनको अनहर्ड फील करवाने की वजह से, उनको आइसोलेट करने की वजह से जरूर वो वायलेंट होते हैं, और ये सोचते रहते हैं जब मैं बड़ा होऊंगा फिर बताऊंगा मैं इसको जो ये मुझे मारता है छोटे को। तो भाई दुनिया को ब्लेम करना बंद करो अपने फेलियर्स के लिए, गेम्स का कुछ लेना देना नहीं है, दोज आर फैंटेसी वर्ल्ड्स, और उस पे A रेटिंग डली हुई है मूवी पे, जस्ट लाइक वीडियो गेम्स पे डली होती है। योर किड कैन नॉट प्ले GTA अनलेस आप उसको अपने पैसे से वो अडल्ट गेम खरीद के दे रहे हो। नहीं है, इसको पूरी तरह से साइंटिफिकली डिबंक किया जा चुका है। तो इसीलिए हम उन लोगों को बूमर बोल के उनका मजाक उड़ाते थे। तो ये आदमी जो है ये दुनिया का सबसे यंग बूमर है। ये बंदा सेक्रेड गेम्स जैसे वायलेंट टीवी शो को राइज ऑफ OTT बोल के प्रमोट कर रहा था। आज जब किसी ने इससे पूछा कि भाई तुम धुरंधर को गालियां दे, इज गैंग्स ऑफ वसेपुर इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म रहे हो, तुम गैंग्स ऑफ वासेपुर को और सेक्रेड गेम्स को प्रमोट कर रहे थे, तो वो कह रहा है कि नहीं मुझे तो उस समय पता नहीं था कि कितना इससे सोसाइटी पे बुरा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन आज इसको सोसाइटी की बड़ी चिंता हो रही है। बाय द वे ऐसे ही लोग हैं जो मानते हैं कि जो परजानिया फिल्म में वायलेंस दिखाया गया था, जो दिखाता है कि कैसे मुस्लिम्स गुजरात राइट्स में अफेक्ट हुए थे, उसको ये सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बोलेंगे कि भैया ये हमें हॉरर दिखाना जरूरी है ताकि राइट्स में कितना लोगों को पेन हुआ था ये दुनिया को दिखाया जा सके। तो ये सिचुएशन एग्जैक्टली ब्रो, लाइक ही इज मेकिंग नो सेंस। अब ये पॉलिटिक्स नहीं है और बायस्ड होना नहीं है, तो मुझे नहीं पता भाई ये क्या है, क्योंकि ये जो भी कह रहा है ना उसका कोई सर पैर नहीं है। देखिए, पाकिस्तानी ISI कैजुअली हेनस वॉर क्राइम्स कर रहे हैं हिंदूज के खिलाफ, सिख्स के खिलाफ, बलोचों के खिलाफ, पश्तून के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, और इंडियन इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं कि लेकिन दिखा क्यों रहे हो? अबे साले, इनका चैनल ना रवांडा जेनोसाइड के समय पे होता तो क्या पता जो जर्नलिस्ट हैं जो वहां पे फोटो ले रहे हैं, क्या पता उनको जाके डाल देते कि हाँ भाई यहाँ जेनोसाइड हो रहा है, लेकिन तुम दिखा क्यों रहे हो? इसके पड़ोस में कहीं मर्डर हो गया तो ये कहीं मीडिया वालों को जाके न डांट दे कि अरे मर्डर ही तो हुआ है, तुम इसको रिपोर्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? पकड़वाओगे क्या क्रिमिनल्स को? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनको पाकिस्तान की करतूतें दिखाने से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, क्या ये गाजा में जो अभी हो रहा है वहां पे जो रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे हैं उनको भी जाके डांटना चाहेंगे कि तुम ये सब दिखा क्यों रहे हो? अब खैर छोड़िए यार, ऐसे आदमी के बारे में क्या ही बोले। एक समय पे ये राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को भारत की सबसे करप्ट पार्टी बोला करते थे, और आज ये राहुल, हाँ, एंड ही फॉर इयर्स
इस बंदे ने इस चीज को एज ए डिफेंस यूज किया है कि भाई जो भी पार्टी सत्ता में होती है, जो भी पावर में होती है, मैं तो उसी को क्रिटिसाइज करता हूं। आई हैव नो बायसेस, क्योंकि मैंने तो कांग्रेस को भी कर रखा है। बट आज आप कांग्रेस को ज्यादा ही कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे भाई साहब। गांधी के लिए ही सिंप करते रहता है 24 घंटे। दूसरे लोग भी इसको प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं। किसी ने रिपोस्ट करके कहा है, आदित्य धार्स ब्रांड ऑफ हाइपर नेशनलिज्म लेस्ड विद सॉफ्ट propaganda is a bigger reason to avoid his fear. खैर ये लोग औरंगजेब और टीपू सुल्तान को देश का हीरो मानते हैं, तो इनके बारे में क्या ही बोली जाए। और कुछ एस्टैब्लिशमेंट फिल्म I mean, इतने साल से जोधा अकबर टाइप मूवीज बन रही थी और इन लोग को ग्लोरीफाई किया जा रहा था और हम लोग इस चीज को वेलकम कर रहे थे इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म, तब तो आप लोग बड़े खुश होंगे डेफिनेटली। बट आज जब अपने देश की रियलिटी दिखाई जा रही है ऐसे अटैक में जिसमें पता नहीं कितने लोग मारे गए, जो कि यंग लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि 26/11 के अटैक में कितने लोगों की हत्या कर दी गई, मर्सिलेसली, इनडिस्क्रिमिनेटली, बच्चे तक नहीं छोड़े, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। क्रेजी। क्रिटिक्स भी इस मूवी से बहुत नाराज हैं। Dhurandhar is an exhausting, relentless and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism, Too much testosterone. Brother, nothing in this world such as too much testosterone. और अच्छा मुझे एक बात बताओ, मूवी का सेटअप क्या है कि एक इंसान को यहां से एज अ स्पाई ट्रेन करके पाकिस्तान के माफिया में प्लांट किया जाता है। उसके जीवन को हर वक्त खतरा है, उसी का जो साथी स्पाई है वो पकड़ा जाता है और उसको टॉर्चर होता हुआ दिखता है। ऐसे माहौल में जहां उसको सारा वक्त खतरा है, वो कभी भी मर सकता है, व्हाट डू यू थिंक कीप्स हिम ड्रिवन टुवर्ड्स हिज गोल? अग्रेशन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन, एब्सोल्यूट फोकस, sheer will, just like John Wick? What do you think keeps him driven to protect his land? ऐसी जगह में जहां पे उसके साथ का कोई इंसान है ही नहीं, सारे उसके दुश्मन। Like, I think you should be grateful for people having too much testosterone, क्योंकि ये too much testosterone वाले लोग अगर बॉर्डर पे से चले जाएं तो आप इस कुर्सी पे नहीं बैठ पाओगे, which was also built by probably a man with too much testosterone. कौन है ये आंटी भाई? an inflammatory anti-Pakistan narrative. ऑनेस्टली पता नहीं इस वीडियो को देखकर लोग डिस्करेज होंगे या मुझे तो लगता है ज्यादा इनकरेज हो जाएंगे। पाकिस्तान से कुछ ज्यादा प्यार नहीं है इन लोगों को। Just saying man. Even after all of what has happened, कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं है इन लोगों को। और जा के टिकट खरीदेंगे। बहुत लोगों को ट्रिगर कर दिया इस फिल्म ने। उरी के समय पे भी बहुत लोगों के मेल्टडाउन्स हुए थे, क्योंकि उस मूवी में भी पाकिस्तान की असलियत दिखाई गई थी। लाल सिंह चड्ढा की तरह भाईचारा नहीं दिखाया गया था। उसके बाद आदित्य धर ने 370 जैसी मूवीज निकलवाई हैं। उसके बाद अच्छा, मैं फैंटेसी और बेवकूफी की बात बताता हूँ। तुम्हें बजरंगी भाईजान याद होगी कि भाई बच्ची यहाँ पे छूट जाती है और बजरंगी भाईजान जाते हैं उसको उठा के और समहाउ बॉर्डर क्रॉस करते हैं और बच्ची को उसके घर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इंडियन आदमी अगर वहां पे फंस जाए, जिसके पास वहां का सिटीजनशिप नहीं है, जो ऑफिशियल तरीके से कंट्री में नहीं घुसा है, तुम्हें लगता है उसको छोड़ देंगे? टॉर्चर कर करके हालत खराब कर देंगे उसकी, शायद मार ही दें। स्पाइस के साथ इतने गंदे टॉर्चर होते हैं, लाइक लिटरली जाके तुम पढ़ोगे ना तो कुछ स्पाइस के साथ और बहुतों के साथ ये हुआ है, कांच की बोतल उनके में फंसाई और फोड़ दी। इस तरीके का टॉर्चर होता है। तो व्हाट डू यू थिंक keeps these men driven to work for their country, to protect your ungrateful asses जो घर पे बैठ के इंटरनेट पे याप कर रहे हैं? What do you think keeps them driven? Be glad इनके testosterone levels आपके आसपास के आदमियों जैसे नहीं है जो कि ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, क्योंकि अगर होते तो you would be out there wishing for real men to be born. उसने बारामूला जैसी मूवीज भी प्रमोट की है, जिसमें एक सुपरनैचुरल प्रेमिस का इस्तेमाल करके कश्मीरी हिंदुओं का जो पेन है, उनकी एथनिक क्लेंजिंग, उनकी जेनोसाइड का जो पेन है, उसको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और देखिए, स्पेसिफिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मूवी इतनी मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि फाइनली इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट जो सॉफ्ट पावर मशीन है, यानी इंडियन सिनेमा, अब इंडिया की असली उनके साइड की कहानी सुना रहा है पूरी दुनिया को। इंडिया अब दुनिया को अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहा है। वेस्टर्न लोगों से फेक इंडियन हिस्टोरिकल प्रोपेगेंडा करवाने के बजाय अब अपनी सही हिस्ट्री खुद पूरी दुनिया को बता रहा है। इंडियन सिनेमा को क्लियरली यूज करके इंडिया अपने दुश्मन और उसके बिहेवियर को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहा है। इंडिया अपनी नैरेटिव की रेंज
खुद अपनी हाथों में ले रहा है। ये एक मैसिव कल्चरल और सिविलाइजेशनल विन है। ब्रो, इससे मुझे याद आया, कितनी सारी मूवीज में बाहर की क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जाता है, उनकी यूएस आर्मी को ग्लोरीफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द रिसेंट वन आई वॉच्ड वाज दिस टॉप गन के इनफैक्ट शूज भी बनाए हैं, स्पेशल एडिशन बेवकूफ.com ने या द सोल स्टोर ने, वो भी काफी चले थे। तो आई रिमेंबर इट वेरी क्लियरली। तो जब वहाँ के लोग ऐसी मूवीज बना रहे हैं, और टॉप गन की एक कॉपी बॉलीवुड ने भी बनाई थी जो ऋतिक रोशन की मूवी थी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ इट। तो इंडिया की आर्मी को जब इस तरीके से अप्रिसिएशन मिलता है और उन स्पाइस को अप्रिसिएशन मिलता है जिनको रिकग्निशन भी नहीं मिलने वाला कभी भी, एंड येट दे वर्क फॉर द कंट्री, तो इन लोग को क्यों तकलीफ होती है? कैसे सोललेस घटिया मेंटालिटी के लोग हैं ये, मैं बस ये जानना चाहता हूँ। भारत के लिए हमें ऐसी मूवीज को सुपर डुपर हिट बनाना होगा ताकि और इंडियन स्टूडियोज भी ऐसी स्टोरीज बनाने के लिए मोटिवेट हों। और आदित्य धर जैसे डायरेक्टर्स आज बहुत जरूरी है बॉलीवुड में। वो जरूरी है बॉलीवुड का पाकिस्तान प्रेम दूर करने के लिए। और कुछ क्रिटिक्स और कुछ सोशल मीडिया पे लोग आपने देखा ही है, कह रहे हैं कि ये तो भैया प्रो इंडिया प्रोपेगेंडा है। हाँ है, तो अबे यार हर एक देश अपना प्रोपेगेंडा बनाता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के सामने रखने के लिए। जब वेस्टर्न देश अमेरिका जैसे देयर यू गो एग्जैक्टली भाई। इस मूवी को बाहर के लोगों ने भी कितना पसंद किया। मैं 3 बार देख चुका हूं टॉप गन। मुझे कुछ सीन्स बहुत गजब लगते हैं, बस उन सीन्स के लिए मैं बार बार देखता हूं। प्रॉब्लम क्या है भाई, इनको अगर हमारे लोग इस तरीके से रिकग्निशन पा रहे हैं जो देश के लिए काम करते हैं, तो देश क्लियरली प्रोपेगेंडा मूवीज बनाते हैं, तो इंडियन क्रिटिक्स जो धुरंधर को गालियां दे रहे हैं वो ऐसी एक्टिंग करते हैं कि अमेरिकन मूवीज तो भैया भगवान से ब्लेसिंग निकल के आई हैं। फॉर एग्जांपल टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई, ये क्लियरली प्रो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा मूवी है। अमेरिका के कोल्ड वॉर एरा के स्पाई मिशंस को दिखाती है। आर्गो देख लीजिए, जिसको ऑस्कर भी मिला था। इसमें CIA के तेहरान में कोवर्ट ऑपरेशन को हाईलाइट किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि देखिए अमेरिका कितना अच्छा है, CIA कितना अच्छा है, और अमेरिका का क्या रोल रहा था तेहरान में तख्ता पलट करने के लिए, उसको छुपा दिया गया ऐसी मूवीज बनाकर। जीरो डार्क 30 को देख लीजिए, जिसमें ओसामा बिन लादेन को कैसे मारा गया उसको बहुत सिनेमैटिकली कैप्चर किया गया है। अपने अचीवमेंट्स को हर देश की सरकार अपने देश की अचीवमेंट्स को अपनी इंटरनेशनल इमेज बनाने के लिए भी सिनेमा का यूज करके वहां की सरकार ग्लोरीफाई करती है, वो फैलाती है कि देखो ये हमारा अचीवमेंट है, पर हमारे लोग ना करें। CIA के अलावा मोसाद के कोवर्ट ऑपरेशंस को भी हॉलीवुड के थ्रू बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो म्यूनिक मूवी बनी थी कि कैसे 1972 के ओलंपिक्स में जो पैलेस्टीनियन आतंकियों ने इजरायली एथलीट्स को मारा था, उन सबको ढूंढ कर कैसे इजरायलियों ने मारा। तो हर एक मूवी अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी इमेज को इंप्रूव करने के लिए प्रोपेगेंडा बनाती है। तो और तुम्हें क्यों लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामाज जो हैं वो यहाँ पे बैन हुए? क्योंकि भाई पाकिस्तानी ड्रामाज में सॉफ्ट मैसेजिंग थी, क्योंकि उनके ड्रामाज उनके रिलीजन को ग्लोरीफाई कर रहे थे स्लोली उसमें, वाइल शोइंग कि कैसे एक हिंदू इंसान या हिंदू लड़की जो वहां जाके सेटल हुई है वो गलत है और वो अपने हिंदू होने की वजह से स्ट्रगल कर रही है। सो शी शुड कन्वर्ट इज व्हाट द सॉफ्ट मैसेजिंग इज हियर। और इसके ऊपर बहुत बात हुई थी पहलगाम अटैक के टाइम पे, जब बैन हो गई इनके सारे ड्रामास, तब भी इन लोग को बहुत तकलीफ हुई थी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? आज तुम तला अंजुम को देखो, वो स्टेज पे खड़ा हुआ है, वो भी इंडिया का झंडा लपेट के, और फिर तुम तला अंजुम के जाके देखो पुराने ट्वीट्स, पुराने फेसबुक पोस्ट जहां पे उसने इंडिया की बेइज्जती कर रखी है। आज उस इंसान के सुर क्यों बदले हुए हैं? क्योंकि भाई पैसा नहीं कमा पा रहे ये लोग। इन लोगों ने सालों साल हमारे ही व्यूज और हमसे ही कमाया है, और साले हमारी पीठ में छुरा भोगते हैं ये। तो भाई सही किया हमारी सरकार ने इनके इंडस्ट्री और सोशल मीडिया कनेक्शंस पूरी तरीके से खत्म करके इंडिया के लिए, क्योंकि अब इनको समझ आएगा धीरे धीरे। अब समय है कि एज इंडिया भी एक ग्लोबल पावर बन रहा है, उसकी इकोनॉमी बढ़ रही है, उसकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, इंडिया को भी अपना प्रोपेगेंडा क्रिएट करना चाहिए यार, अपना PR क्रिएट करना चाहिए। क्या तकलीफ है इसमें? दिस इज अ गुड थिंग। तो इसीलिए मैं कहता हूं गो वॉच इट, इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाइए, और मेक श्योर कि जब पार्ट 2 मार्च में निकल के आता है 2026 में, तो वो पार्ट 1 से भी ज्यादा पैसे कमाए। और I second his word भाई, genuinely go and watch the movie. You will not be disappointed if you're into these kind of action thriller spy movies. और अगर ये सब देखने के बाद भी अगर तुम ये कहने चलो ना कि भाई इतना भी देश प्रेम ठीक नहीं होता कि आप सबको ही गलत बोलने लग जाओ क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते, ये चंद लोगों की हेट फैलाई हुई है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि वॉर टाइम पे मैंने इतने वीडियोस कवर किए थे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कि मेरे सामने बहुत कुछ आया, जिसमें शाहिद अफरीदी जो हैं
वो इंडिया के अगेंस्ट बोल रहे थे, हिंदुइज्म के स्पेसिफिकली अगेंस्ट बोल रहे थे एक इंटरव्यू में बैठ के कि मैंने टीवी दीवार में देके मार दिया जब मैंने देखा मेरी बेटी एक हिंदू सीरियल देख रही है जिसमें वो थाली लेके पूजा कर रहे हैं। और शोहेब अख्तर ने गजवाए हिंद की बात की थी कि गजवाए हिंद मुकम्मल होगा इंशाल्लाह। गजवाए हिंद आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। इन अ वायरल वीडियो फ्रॉम लेट 2020, ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है ये, अख्तर डिस्कस्ड the notion of Ghazwa-e Hind, a term generally translated as holy war against India, during an interview on a Pakistani talk show. He claimed that it is mentioned in sacred books that battle will take place leading to the capture of Kashmir and subsequently an invasion of India. He stated that we will first capture Kashmir and then invade India from all sides for Ghazwa-e Hind. तो अब मुझे बताओ कहां गया सेक्युलरिज्म? आप अपनी जगह को प्रोटेक्ट नहीं करोगे ना, अपने बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो सब आपकी लेनी देनी कर देंगे फिर। और ये लोग पे तो स्पेशली भरोसा नहीं किया जा सकता, इनको कितना प्यार दिया हम लोग ने सालों साल। तो भाई सेक्युलरिज्म ना दो तरफा होना जरूरी है, दोनों साइड्स बराबर हाथ मिलाएंगी तो ताली बजेगी, तो हाथ मिलेंगे। आप अकेले ही खड़े रहोगे ना अगर मैदान में सेक्युलरिज्म का झंडा लेके, तो भाई आपकी फिर ऐसी तैसी फेर देगा अगला बंदा। रेडिकलिज्म और लड़ाइयां कभी भी हमारे एंड से शुरू नहीं हुई, बट छोटे देश को यह पता होना जरूरी है कि वो छोटा है, और जस्ट बिकॉज हम रिटेलिएट नहीं करते इसलिए उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। That's it. That's where I stand with all of this. So, yup, this is it for this video, bhaiyon, and I will see you brothers in the next one. Peace.